नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार बैरागी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान का अगला अध्याय, जिसका नाम है भारतीय संविधान का मूल ढांचा। मित्रों, इस अध्याय में हम उन प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे जिसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को लेकर प्रश्नों का निर्माण होता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिनको हम कई पुस्तकों से पढ़ने के बाद भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। हालांकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसके अंदर से मुश्किल से 4 से 5 क्वालिटी के प्रश्न बनते हैं। मैंने फिर भी इसके अंदर से बहुत प्रयास करने के बाद में 10 से 11 प्रश्न में बना पाया हूँ। तो आइए इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। और यदि आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप आगे शेयर कीजिए, ताकि बिना कोई फीस दिए हुए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं, उनको जो है इन वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये एम लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी और एनसीईआरटी, ये बहुत ही क्वालिटी की 3 पुस्तकें होती है। इनके द्वारा निर्मित मेरे नोट्स के अंदर से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं, इसलिए आप इनको एक अच्छे प्रश्न मानते हुए इनको अपने परीक्षा के लिए उपयोगी मान सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सही सुमेलित नहीं है। समय समय पर ये वाद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए गए थे, जिसके अंदर बताया गया था कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो मित्रों, ऐसा ही एक प्रश्न जो है रीट के अंदर भी पूछा गया था वाद को लेकर कि प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो किस वाद के अंदर उसमें संविधान के अंदर उसको संविधान की प्रस्तावना जो है उसको संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं माना गया है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो देखिए, शंकरी प्रसाद वाद 1951, गोलकनाथ वाद 1965, केशवानंद भारती वाद 1973 और मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद जो है ये 1965 में नहीं आया था मित्रों, ये वाद जो है सुप्रीम कोर्ट में 1967 में आया था। और इस वाद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम हिदायतुल्ला। कौन थे? एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। क्या रहे थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। साथ ही ये अपने कार्यकाल के बाद भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। एम हिदायतुल्ला, इनके बारे में हम याद रखेंगे। ये एकमात्र ऐसा वाद है जो सरकार के खिलाफ दिया गया था। बाकी सभी जितने भी वाद आए हैं वो सब सरकार के पक्ष में दिए गए हैं। आइए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वाद में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये वाद जो है 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 को ये वाद आया था मित्रों। और ये 24 अप्रैल 1973 को ही सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करके याद रखेंगे। कई बार इसकी डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इस वाद के अंदर संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया और इसमें कहा गया था कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु मूलभूत ढांचे में नहीं कर सकती है। तो ये बात हम याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय को केशवानंद भारती वाद में संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया? इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं कि केशवानंद भारती वाद में जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया, तो किन किन विषयों को इसके अंदर संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया था। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल ये मानी गई थी। गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसको भी माना गया था। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, इसको भी माना गया था। तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी वाले प्रश्न में इसलिए लेकर आता हूँ कि एक प्रश्न के अंदर ही एक से अधिक तथ्य शामिल हो सके और आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहे
तो आप अपनी आसानी से नोट्स भी बना सकें। तो यहाँ पर केशवानंद भारतीवाद में संविधान का मूलभूत ढांचा किसे माना गया? संविधान की सर्वोच्चता को माना गया, गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को माना गया और संविधान के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को माना गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय को केशवानंद भारतीवाद में संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया? ये प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी विषय थे जिनको संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली को माना गया, भारत की संप्रभुता एवं एकता को माना गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा को माना गया। यानी कि यहाँ पर भी सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय को इंदिरा नेहरूवाद 1975, ये एक वाद आया था, इंदिरा नेहरूवाद 1975 में संविधान ने मूलभूत ढांचा किसे माना गया था? आपको याद होगा तो 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। अब आप बताइए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसके बारे में अपन ने पूर्व में अध्ययन किया था। तो जब ये लगाया गया तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाद आया था इंदिरा नेहरूवाद 1975 के नाम से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या क्या मूलभूत ढांचा है, तो कानून का शासन, देश के अंदर जो है तानाशाही नहीं रहेगी, यहाँ पर किसका शासन रहेगा? कानून का शासन रहेगा, विधि का शासन रहेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यहाँ पर जो है संसद ने ये कर दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो भी मूलभूत ढांचा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, जैसा कि आपको पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल लगा दिया था और चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र का जो आधार है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। तो यहाँ पर यह कथन भी हमारा सत्य है। तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर होगा प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय को मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया? ये भी एक वाद आया था बाद में। और इसमें कौन कौन से विषयों को मूलभूत ढांचा बताया गया? तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। मित्रों अगर आप चाहो तो नोट्स अपने बनाओ, तो उस नोट्सों के अंदर आप इन वादों को अलग अलग लिख करके और इनके अंदर एरो से निशान बना करके इस प्रकार से डायग्राम आप बना करके और जो है इनके नीचे लिख सकते हो कि किस वाद के अंदर किन किन विषयों को मूलभूत ढांचा माना गया, ताकि आपको जो है जब आप डायग्राम से नोट्स बनाएंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी और ये आपके दिमाग में लंबे समय तक स्थिर रहेगा। तो इसके अंदर बताया गया कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो क्या है? सीमित है। आपको मैंने 42वां संविधान संशोधन पढ़ाया था, वहां पर यह किया गया था कि संविधान जो संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो असीमित है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को जो रद्द किया गया था वो किसमें किया गया था? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। ये बात मैंने संविधान संशोधन में भी आपको बताई थी कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? सीमित है, असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य रहेगा। यह अक्सर विवाद का विषय रहता है कि मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या नीति निर्देशक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दोनों के अंदर सामंजस्य रखना ही संविधान की जो है मूलभूत विशेषता है, मूलभूत आधार माना जाएगा, मूलभूत ढांचे का अंग माना जाएगा। अगला है संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो उद्देश्य दिए गए हैं वो भी जो है मूलभूत ढांचा माना जाएगा। तो यहां पर जो हमारा विकल्प होगा विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय को मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया? मिनर्वा मिल्स में और कौन कौन से विषय थे? तो वो थे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो न्यायपालिका है उसके ऊपर कुछ भी प्रबंध जो है निर्बंधन नहीं रहेगा, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती रहेगी। अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। तो यहां पर अनुच्छेद 32 के अंदर आपको पता होगा कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जिसके अंदर 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इसके तहत 5 रिट जारी कर सकता है। तो वो जो है वो भी संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसके अलावा 136 के अंदर आता है विशेष अनुमति से अपील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय पर जो है अपील करने के लिए अनुमति दे सकता है। 141 के अंदर आता है मित्रों विधि का आबद्ध कर होना। आबद्ध यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई विधि बनाई है तो वह संपूर्ण भारत में क्या रहेगी? आबद्ध कर रहेगी। और 142 के अंदर बताया गया है मित्रों कि
संविधान सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई डिक्री या कोई आदेश अगर पारित करता है तो वो जो आदेश है वो संपूर्ण भारत में प्रत्येक नागरिक पर लागू रहेगा। तो ये जो चीजें हैं 32, 136, 141 और 142 ये भी मूलभूत ढांचा इसके अंदर माना गया। और कुछ दशाओं में मूल अधिकार, संपूर्ण नहीं है लेकिन कुछ दशाओं में मूल अधिकार भी जो है संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसके अंदर कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं किया जा सकता। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? ये बात सबसे पहले कही थी केशवानंद भारती वाद में। तो यहां पर सभी कथन क्या हो जाएंगे? हमारे सभी कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया कि मौलिक अधिकार लोकोत्तर एवं अपरिवर्तनीय है? लोकोत्तर एवं अपरिवर्तनीय है। इनमें संसद ना तो कटौती कर सकती है और ना ही वापस ले सकती है। किस वाद में यह बात कही गई थी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पहले प्रश्न में कि एकमात्र वाद था जो संसद के खिलाफ दिया गया था और वो दिया था गोलकनाथ वाद 1967। इस समय न्यायमूर्ति कौन थे? इस समय न्यायमूर्ति थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह के बारे में और क्या बात बताई थी मैंने? एम हिदायतुल्लाह भारत के क्या रहे थे? एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है ये जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हो और वो भी पद खाली हो जाए तो फिर कौन भारत का राष्ट्रपति बनता है? तो मुख्य न्याय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक बनता है। और ऐसा जो हुआ था वो 1967 के अंदर ऐसी व्यवस्था हुई थी। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो गोलकनाथ वाद जो है ये एक ऐसा वाद था जो जिसके अंदर कहा गया था कि मौलिक अधिकार लोकोत्तर एवं अपरिवर्तनीय है, इनमें संसद कटौती नहीं कर सकती है और इनको वापस भी नहीं ले सकती है। और इसके बाद ही जब ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके बाद ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा था इसके बारे में। 24वां संविधान संशोधन 1971 आया था और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में पारित होता है तो राष्ट्रपति उसके लिए क्या रहेगा? राष्ट्रपति उसके लिए क्या रहेगा मित्रों? बाध्य रहेगा। उसमें मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस वाद के कारण 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया। ये हाल ही में मैंने बताया आपको कौन सा वाद था, ये गोलकनाथ वाद 1967 था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है किस वाद में 42वें संशोधन के उस प्रावधान को रद्द कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि संसद की विधायी शक्तियां असीमित हैं एवं संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात मैंने बताई थी आपको, संविधान संशोधन की शक्तियां असीमित है एवं संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात किस वाद में रद्द की गई? ये की गई मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद कब आया? मिनर्वा मिल्स वाद आया 1980 में। इस वाद के अंदर 42वें संविधान संशोधन का यह प्रावधान रद्द कर दिया गया कि संविधान संशोधन की शक्तियां असीमित है और संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस वाद को मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कर दिया गया? इस बात को रद्द कर दिया गया। और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत केशवानंद भारती वाद जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था, मैंने बताया आपको इसके बारे में, के बाद अधिनियमित संशोधनों पर लागू रहेगा। यानी कि केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि मूलभूत ढांचा का सिद्धांत इस वाद के अंदर दिया गया। तो कौन सा वो वाद था जिसमें यह कहा गया कि केशवानंद भारती वाद के बाद ही अगर कोई अधिनियमित संशोधन हुए हैं तो यह केवल उन पे लागू रहेगा, उससे पहले पर लागू नहीं रहेगा। तो ये बात जो कही गई थी, ये बात कही गई थी वामन राव वाद में। और वामन राव वाद जो आया था ये 1981 में आया था मित्रों। और इसमें कहा गया था कि ये जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती वाद में दिया गया ये कौन से संविधान संशोधनों पर लागू रहेगा? तो ये केशवानंद भारती वाद के बाद जो संशोधन हुए उन पर ये लागू रहेगा, उनके पहले वालों पर नहीं रहेगा। और केशवानंद भारती वाद कब आया था? ये मैंने आपको बताया 24 अप्रैल 1973 को आया था। 24 अप्रैल को किसका जन्म हुआ था 1973 में? इस दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। इस बात से हम इसको याद रखेंगे। इस प्रकार से संविधान के मूलभूत ढांचे का जो टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, ये हमने पूरा किया।
अब अगला टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा उसका नाम रहेगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना पर हम एमसीक्यू आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए निश्चित रूप से ये उपयोगी होगी। तो मित्रों, आप हमें सपोर्ट करते रहें, हमें कोऑपरेट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, प्रमोट करते रहें, क्योंकि जितना संबल हमें मिलेगा उतना ही हम आपके लिए ज्ञान लेकर आ पाएंगे। मित्रों, अगर मान लीजिए हमें संबल नहीं मिला तो फीस तो हमें कहीं से मिल नहीं रही है, हम डीमोटिवेट हो सकते हैं और हो सकता है कि हम इस जो सीरीज है इसको बंद कर दें। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमें कोऑपरेट करते रहेंगे। आइए मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।